तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और हमने कुछ टर्म्स सीखे थे। टर्म्स में जो सबसे पहला बनाया था वो कि क्या होता है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसका यूज भी हमने कुछ बताया था। और वहां पे एक नया टाइप का मटेरियल आया था जिसको हमने बोला था इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद में मैंने तुमको कहा था कि तुम लोग वीक, स्ट्रॉन्ग एंड नॉन जो आपके होते हैं आप इलेक्ट्रोलाइट्स, उसका सब लोग डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स याद रखना, क्योंकि तुम्हारा क्लास 10 में क्वेश्चन वहीं से आता है कि तुमको कुछ वो दिया रहेगा मटेरियल्स और पूछेगा कि इसमें कौन सा था वीक वाला, कौन सा था स्ट्रॉन्ग, या फिर कौन सा था नॉन आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। और वीक स्ट्रॉन्ग में क्या होते हैं, मतलब कि आयंस, मॉलिक्यूल्स या फिर ओनली आयंस, ये सब का टाइप का क्वेश्चन हमको बताया था। अब मेनली आज हमको जो स्टडी हम आज करेंगे उसमें हम लोग कुछ मटेरियल लेंगे और जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, और हम उनका करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब कि हम उनसे करंट पास कराएंगे। फिर वो जो मेरे कंपाउंड होंगे वो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में ब्रेक होते हैं, और वो ब्रेक होने के बाद जैसे मैंने तुमको बताया था कि हमको रिस्पेक्टिव जो आपके होते हैं कैथोड या फिर एनोड, वहां पे हमको कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। तो आपको एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेंगे, तो वो जाके एक्चुअल में डिस्चार्ज होते हैं अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे, जिसको आप कैथोड या एनोड बोलते हो। और मैंने एक बात और बताया था कि जो तुम्हारे कैथोड को हम जोड़ते हैं बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, और एनोड को हम जोड़ते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और कैथोड पे जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव आयन माइग्रेट होके, और एनोड पे तुम्हारा जाएगा निगेटिव आयन। ठीक है, तो तुम लोग ऐसे याद रखना कि सी फॉर कैथोड तो वहां जाएगा केटायन, केटायन मतलब कि पॉजिटिव, एंड ए फॉर एनोड तो वहां पे जाएगा एनायन। और आज अपना जो, तो वो सब करने से पहले, मतलब कि मेरा कौन सा एलिमेंट फॉर्म हो रहा था, वो सब करने से पहले हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा अलग से बात करने, और वो है तुम्हारा प्रिफरेंस ऑफ डिस्चार्ज। एक्चुअल में होता क्या है ना कि जब मेरे इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकता है कि तुम्हारे उससे सॉल्यूशन में जो तुमने सॉल्यूशन लिया था वो या फिर जो तुमने मटेरियल लिया था उसमें एक से ज्यादा पॉजिटिव आयन हो और फिर एक से ज्यादा निगेटिव आयंस भी हो सकते हैं। तो उस केस में जैसे मान लो कि अगर दो केटायन हो गए हैं, तो अब दोनों केटायन माइग्रेट होके कैथोड पे तो जाएंगे, लेकिन वहां पे सवाल ये उठता है कि पहले कौन सा डिस्चार्ज होगा। ये तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है प्रिफरेंस ऑफ डिस्चार्ज। या हो सकता है सिमिलरली कि आपके सॉल्यूशन में एक से ज्यादा एनायन भी हो सकते हैं, तो सारे एनायन एनोड पे माइग्रेट होके तो जाएंगे, लेकिन वहां पे कौन डिस्चार्ज होने वाला है, कौन वहां पे न्यूट्रल होगा, पहले कौन होगा। तो वो उसके लिए हमको ये सीखना होगा प्रिफरेंस ऑफ डिस्चार्ज। तो ये आपका तीन फैक्टर पे करता है डिपेंड। और सबसे पहला फैक्टर जो है वो है पोजीशन ऑफ आयंस। पोजीशन पोजीशन ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो तुमको कुछ इसमें जो आयंस होते हैं उनका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन याद करना पड़ेगा, और फिर उस पोजीशन के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं कि कौन पहले डिस्चार्ज होगा, किसको हम लोग देंगे प्रीफरेंस। तो ये मैं तुमको अभी बताऊंगा। तो ये पहला फैक्टर आता है पोजीशन ऑफ आयंस। और सेकेंड फैक्टर तुम्हारा जो आता है वो होता है तुम्हारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इसके बारे में मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था कि ये दो टाइप का होता है। और क्या चीज अपना ये जो था ये इलेक्ट्रोड, ये होता है एक्टिव और इनर्ट। तो मेरा हमने जो इलेक्ट्रोड लिया है वो एक्टिव है कि इनर्ट है, उस पर भी करता है डिपेंड कि कौन सा मेरा आयन जाके डिस्चार्ज होने वाला है कहाँ, एनोड और कैथोड पे। तो ये यहाँ भी अपना एक कहानी करता है कि मेरा हमने कैसा लिया है, एक्टिव की इनर्ट। मैंने तुमको कहा था कि एक्टिव में तुम्हारा आ जाएगा कॉपर का, जिंक का, या फिर निकल का, जो अपने होते हैं इलेक्ट्रोड उनको हम बोलते हैं एक्टिव। और इनर्ट में अपना आता है प्लेटिनम और ग्रेफाइट का। ओके, और देखो, और थर्ड जो तुम्हारा होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, कि अगर जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो वो जल्दी होता है डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स होते हैं, ये तीन होते हैं फैक्टर्स जिससे आपका डिस्चार्ज डिपेंड करता है। हम लोग को मेनली काम करना है पहले दो पे। जहाँ पे कंसंट्रेशन वाला आएगा मैं तुमको वहां पे बोल दूंगा। फिलहाल अपने को जो भी स्टडी करना है वो इस दो को ही ध्यान में रख के करना है। और उस दो में से भी सबसे जो इंपॉर्टेंट तुमको याद रखना है वो तुम्हारा है पोजीशन ऑफ आयंस इन
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि नेचर वाला तो हम लोग आसानी से मैं तुमको बोल दूंगा वहां पे क्या होने वाला है, तो इससे अपना क्वेश्चन हो जाता है। बाकी तुमको याद करना है ये पोजीशन ऑफ आयंस, और ये पोजीशन ऑफ आयंस के लिए दो आता है सीरीज, एक आता है फॉर केटायंस, और केटायंस में मेनली हमारे होंगे मेटल्स, लेकिन उसमें एक हाइड्रोजन भी आता है, H प्लस भी तुम्हारा केटायन ही होता है। और जो दूसरा तुम्हारा आएगा सीरीज, वो तुम्हारा आएगा फॉर एनायंस। अब ये इस सीरीज में इसका सीक्वेंस क्या होता है, मैं वो अभी जा रहा हूँ लिखने। देखो तो मैंने यहाँ पे दो लिया है सीरीज, पहला केटायंस के लिए और दूसरा लिया है एनायंस के लिए, और मैंने ये जो सीक्वेंस लिखा है तुमको इसी सीक्वेंस में याद करना होता है। हालांकि तुमको इतना ये सब तुमको याद भी नहीं करना है, मेनली तुम्हारा कॉपर और हाइड्रोजन कहाँ है, ये दो तीन से ही अपना काम हो जाता है, ठीक है, तो उसमें कोई खास लफड़ा होता नहीं है। देखो, तो ये है अपना केटायंस के लिए सीरीज। एक्चुअल में होता क्या है ना, कि जब आप इतने टॉप से डाउन जाओगे, या आप ऐसे बोलो कि जब तुम टॉप से बॉटम जाओगे, तो उनका टेंडेंसी फॉर डिक्रीज, सॉरी, टेंडेंसी फॉर डिस्चार्ज ऑन रिस्पेक्टिव, या ये तो केटायंस ही थे तो कैथोड पे ही होंगे डिस्चार्ज, तो सिंपल हम कह सकते हैं कि जब हम लोग टॉप से बॉटम जाएंगे, तो टेंडेंसी फॉर डिस्चार्ज उनका इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे सॉल्यूशन में मान लो कि दो दो था केटायन, एक आपका है मान लो H प्लस, और एक आपका है सोडियम प्लस, तो ये H प्लस और सोडियम प्लस दोनों कहाँ जाएगा, दोनों माइग्रेट होके कैथोड पे तो जाएगा, लेकिन H प्लस इस सीरीज में नीचे था सोडियम के कंपेयर में, तो इसलिए क्या होगा कि H प्लस पहले वहां पे जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जो सीरीज में नीचे होता है ना, वो पहले होता है डिस्चार्ज। एंड सेम है तुम्हारा वैलिड फॉर एनायंस ऑल्सो, केटायंस के लिए भी और एनायंस के लिए भी। जो भी नीचे होगा तुमको उनका रिलेटिव पोजीशन चेक करना है कि कौन ऊपर था कौन नीचे था, तो जो नीचे होगा वो पहले होगा डिस्चार्ज। बोलो ठीक है ना कहानी है। हाँ तो मान लो कि अगर H प्लस और ये रहे, तो अगर H प्लस रहे और कॉपर आयन रहे, तो कॉपर पे दो प्लस रहे, तो हाँ तो हाँ तो दोनों माइग्रेट होके कैथोड पे जाएगा, लेकिन कॉपर 2 प्लस जाके वहां पे डिस्चार्ज हो जाएगा, नहीं वो जाके वहां डिस्चार्ज हो जाएगा, दोनों जाएगा, लेकिन कॉपर 2 प्लस वहां पे डिस्चार्ज हो जाएगा। तो तुम लोग ऐसे इसको ध्यान रखना। सिमिलरली देखो कि यहाँ भी यही होता है फॉर फॉर एनायन ऑल्सो, कि जब तुम नीचे जाते हो तो डिस्चार्ज का टेंडेंसी इंक्रीज करता है। जैसे अगर मान लो कि मेरे सॉल्यूशन में सल्फेट आयन था और हाइड्रोक्सिल आयन था, तो दोनों एनोड पे जाएगा, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन नीचे था इसलिए वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है ना। ओके। हम्म। ठीक है। ये तुम्हारा ये तुम्हारा एक केटायंस वाला का सीक्वेंस याद करने के लिए एक तुम्हारा तरीका भी होता है, बहुत फेमस तरीका है। इसको याद करने का तरीका, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेबरा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड। समझे। देखो, प्लीज फॉर पोटेशियम, मतलब पी फॉर पोटेशियम, एस फॉर सोडियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, सी फॉर कैल्शियम, एम फॉर मैग्नीशियम, ए फॉर एल्यूमिनियम। ऐसे तुम्हारा वो सीक्वेंस है कि याद करने का। हालांकि तुमको अभी उतना याद करने की जरूरत है नहीं, बस तुम लोग इसको देख लेना थोड़ा सा ही। तुम्हारा मेनली तुमको आने वाला है ये हाइड्रोजन और कॉपर का एक आएगा क्वेश्चन, जहाँ पे इनके बीच में होगा लफड़ा। तो यहाँ पे हमको पता है कि कॉपर जाएगा पहले, तो यहाँ कोई चाक है नहीं अपना। और एक में तुम्हारा आएगा, वहां पे होगा लफड़ा OH माइनस में और सल्फेट आयन में, तो हमको पता है कि वहां पे जाएगा OH माइनस, जाके डिस्चार्ज होगा। बस तुम इतना ध्यान रखो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और कोई खास इसमें तुमको कष्ट अभी नहीं करना है फिलहाल क्लास 10 में। ठीक है ना। बोलो बोलो। ओके, अब देखो, तो ये हमने पहला वाला चेक कर लिया, पोजीशन ऑफ आयंस वाला। दूसरा में अब तुम देखो कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में क्या होता है। तो हमने कहा था कि अगर एक्टिव तुम्हारा होता है इलेक्ट्रोड, तो वो रिएक्शन को कुछ ऐसा अफेक्ट करता है, लेकिन अगर वो इनर्ट है, तो फिर वो रिएक्शन पे कोई भी उसका अफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर हमने प्लेटिनम का या फिर ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज किया है, तो उस केस में कौन सा आयन डिस्चार्ज होने वाला है, उसका फैसला सिर्फ किससे होगा, इस पहले वाले केस से होगा। तुम लोग को ये कहानी समझ में आया ना। अगर हमने प्लेटिनम या फिर ग्रेफाइट का यूज किया है क्या चीज, इलेक्ट्रोड्स, तो उस केस में कौन सा आयन रिस्पेक्टिव आपके इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होने वाला है, उसका फैसला सिर्फ किससे होगा, इस पहले वाले केस से। क्योंकि हमने जो अभी लिया है आपका इलेक्ट्रोड,
वो है इनर्ट, तो वो कोई भी अफेक्ट नहीं करने वाला है। तो सिंपल सा जो पहले वाले से फैसला होगा उनके पोजीशन से, उसी से हम लोग डिस्चार्ज कराएंगे। बोलो ठीक है ना कहानी? ओके। हाँ मतलब कि जब ये दो आपके रहेंगे प्लेटिनम और ग्रेफाइट, तो अपने को कोई लफड़ा नहीं है। हम खाली सीक्वेंस चेक करेंगे और सीक्वेंस चेक करके उनका डिस्चार्ज करा देंगे। बोलो ठीक है। उसके बाद लफड़ा थोड़ा सा तब होता है शुरू, जब हम लेते हैं एक्टिव आपके इलेक्ट्रोड। इसका मतलब एक्टिव में हम लोग देखो लेंगे एक बार कॉपर के, मतलब कि हम जब बनाएंगे कॉपर का एनोड और जब हम बनाएंगे कॉपर का कैथोड, तो देखो वहां पे कैसे तुमको करना है। उस केस में क्या होता है ना कि अगर मेरा कॉपर का एनोड है और कॉपर का कैथोड भी है, तो उस केस में बस आपको करना क्या है कि कैथोड पे जितने भी केटायंस होंगे सारे के सारे माइग्रेट होके जाएंगे। उसके बाद तुमको चेक कर लेना है कि वो जो मेरे केटायंस थे, है ना, हाँ, वो जो मेरे केटायंस थे उनका सीक्वेंस क्या है, तो उनके सीक्वेंस के हिसाब से उनको डिस्चार्ज करा देना कहाँ पे, केटायंस पे। मतलब कि अभी अपने को कैथोड पे भी कोई लफड़ा नहीं है। आपने अगर एक्टिव वाला लिया है इलेक्ट्रोड, तो केटायन पे अभी अपने कोई चाप नहीं हो रहा है। जैसा पहले होता था वैसा अब अभी भी होगा। थोड़ा सा आपका चेंज होता है खाली एनोड पे। होता क्या है कि एनोड पे आपके जितने भी एनायंस होंगे सबके सब माइग्रेट होके जाते हैं, लेकिन वहां पे कोई डिस्चार्ज नहीं होता है। बस तुमको ये ध्यान रखना है कि अगर हमने कॉपर का या जिंक का या निकल का या सिल्वर का, इसका अगर हमने बनाया है क्या चीज, इलेक्ट्रोड, तो उस केस में ना एनोड पे कोई भी आयन डिस्चार्ज नहीं होता है। बस तुम लोग इतना अपना बात ध्यान रखना। समझ में आया? हाँ, क्या बोल रहे हैं ना? हाँ, फिर से बोले, फिर से बोले। ओके देखो, सुनो, चलो चुप रहो। देखो अब जैसे मान लो कि एक मेरा सॉल्यूशन है, तो उसमें मेरा H+, कॉपर पे 2+, OH माइनस और सल्फेट पे 2-, ये मेरे आयंस थे सॉल्यूशन में, ठीक है। और एक बार जो मैंने सेटअप लिया था, उस सेटअप में मैंने लिया था प्लेटिनम का, मेरा है कैथोड प्लेटिनम का, और प्लेटिनम का है एनोड भी। देखो यहाँ से समझो, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये प्लेटिनम का कैथोड है और प्लेटिनम का एनोड भी है। मतलब ये कैसा है मेरा, इस बार है इनर्ट। हमने लिया है, क्या लिया है? हमने लिया है इनर्ट इलेक्ट्रोड। ओके, तो देखो ध्यान से, तो दो केटायन थे H+ और कॉपर पे 2+, तो बोथ विल माइग्रेट टू कहाँ पे, बोथ विल माइग्रेट टू कैथोड। मतलब कि H+ और कॉपर 2+, दोनों यहाँ पे करेंगे माइग्रेट। और जो आपके एनायन थे OH- और सल्फेट माइनस, सल्फेट आयन जो थे वो आपके जाएंगे कहाँ, वो जाएंगे एनोड पे। तो वो दोनों आएंगे यहाँ पे OH- और सल्फेट माइनस, ठीक है। तो अभी हमने प्लेटिनम का लिया है आपका इलेक्ट्रोड, मतलब कि अपने कोई चाप नहीं है यहाँ पे। तो बस आप सीक्वेंस चेक कर लो। तो हमने सीक्वेंस में देखा कि कॉपर नीचे था, तो क्या होगा कि कॉपर पहले डिस्चार्ज होगा, कॉपर पहले डिस्चार्ज होगा। और कॉपर पे पॉजिटिव आयन था, तो कॉपर क्या करेगा अपना, देखो कॉपर 2+, ये गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और फिर ये कॉपर मेटल में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये तुम्हारा डिस्चार्ज हो गया और वहां पे तुम्हारा कैथोड पे फॉर्म होने वाला है मेटल। कैथोड पे कॉपर मेटल जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, अब आ जाओ तुम यहाँ पे एनोड पे। तो वहां पे गया था OH- और सल्फेट माइनस, हमने चेक किया इस सीरीज में, तो हमने देखा कि OH- था नीचे, तो मतलब कि OH- होगा डिस्चार्ज। तो अब हम गए हैं एनोड पे, तो OH- को होना है डिस्चार्ज, तो वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, तो वो बनाएगा OHN+, यहाँ से वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, समझे ना। तो ये तुम्हारा कब हो जाएगा, जब मेरे क्या थे, जब हमने बनाया था इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब कि जब हमने बनाया था प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। सेम केस होगा आपका अगर वो ग्रेफाइट का हुआ इलेक्ट्रोड तो भी, क्योंकि वो भी इनर्ट ही होता है। अब चलो कि हम अब लेते हैं सेकेंड केस, जहां पे हम लेंगे एक्टिव वाला इलेक्ट्रोड। तो तुम लोग बस ध्यान से देखो क्या हो रहा है वहां पे। अगर मैं ले लूं यहाँ पे एक्टिव वाला, तो देखो यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं पहले। एक्टिव, तो एक्टिव में मैंने चलो बनाया है, मैंने ले लिया है कॉपर का, कॉपर का कैथोड, कॉपर का एनोड। ओके, दोनों कॉपर का है, मतलब दोनों क्या है, दोनों इस बार एक्टिव है। और एक्टिव है तो इस बार हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना है बस। देखते हैं,
और आयंस मेरा फिर से वही था, H प्लस, कॉपर 2 प्लस, OH पे माइनस और सल्फेट पे 2 माइनस। अब फिर से क्या होगा कि जो मेरे केटायंस हो गए वो कहाँ जाएंगे, वो होंगे माइग्रेट टू कैथोड, मतलब कि H प्लस और कॉपर 2 प्लस बोथ विल माइग्रेट टू कैथोड, और जो आपके एनायंस थे वो जाएंगे एनोड पे, तो OH माइनस एंड सल्फेट आपका जो आयन है वो आपका जाएगा एनोड पे, ठीक है। तो जब भी आपको एक्टिव वाला क्वेश्चन में रहे, मतलब कि आपका अगर कॉपर का है आपका इलेक्ट्रोड या निकल का कुछ भी ऐसा एक्टिव दिया रहे, तो पहले आप एनोड वाला काम कर लेना, पहले आप एनोड वाला काम कर लो। एनोड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसा होता था पहले। ए सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। आप पहले का, हाँ हाँ सुनो सुनो सुनो, तुम पहले काम कर लो कैथोड पे, कैथोड पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक बार मिस्टेक कर दिया मैंने, कि अगर तुमको क्वेश्चन में कॉपर का दिया हुआ है इलेक्ट्रोड, या निकल का दिया रहा है, या जिंक का दिया रहा है, या सिल्वर का दिया रहा है, दे आर एक्टिव, तो उस केस में तुमको करना क्या है कि कैथोड वाला काम कर लेना है, जैसे तुम हमने पहले किया था वैसे ही काम करेंगे हम लोग कैथोड वाला। तो करते हैं एक बार, देखो। तो कैथोड पे गया है H प्लस, और कैथोड पे आपका गया है कॉपर 2 प्लस, और कॉपर 2 प्लस होता है नीचे, तो वो होगा वहां पे डिस्चार्ज, मतलब कि हम लोग लिखेंगे कि रिएक्शन एट कैथोड इज कॉपर 2 प्लस, और ये दो गेन करेगा और यहां से बन जाएगा वो कॉपर मेटल, ओके ना। और H प्लस वहां पे माइग्रेट तो हुआ होगा लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं होगा। ये तुम्हारा हो गया एट कैथोड। अब देखो, फर्क बस होता है एनोड पे, मतलब कि अगर आपने एक्टिव वाला बनाया है इलेक्ट्रोड, तो फर्क आपको सिर्फ पड़ता है एनोड वाले रिएक्शन पर। तो देखो अब क्या होता है कि एनोड पे बोथ OH माइनस एंड SO4 2 माइनस ये बोथ वहां माइग्रेट होके जाएंगे, लेकिन वहां पे कोई डिस्चार्ज नहीं होता है। बस तुमको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर मेरा इलेक्ट्रोड एक्टिव था, तो एनोड पे मेरे जितने भी एनायंस थे सारे के सारे माइग्रेट होके तो जाएंगे, लेकिन वहां पे कोई डिस्चार्ज नहीं होगा। देखो इससे पहले वाले केस में क्या था कि वहां पे OH माइनस डिस्चार्ज हुआ था, इस केस में दोनों एनायन माइग्रेट होके जाएगा लेकिन कोई डिस्चार्ज नहीं होता है। तो हम बोलते हैं कि एट एनोड जो आपका फॉर्म होता है क्या, एट एनोड जो आपका बनने वाला है ये प्रोडक्ट वो होता है नील, हम बोलते हैं नील, वहां कुछ नहीं जाके होता है डिपॉजिट, वहां कुछ जाके डिपॉजिट नहीं होने वाला है, तो हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट एट एनोड इज नील। तो फिर होता क्या है, तो जिस मेटल का भी आपने एनोड बनाया है, जिस मेटल का भी आपने एनोड बनाया है ना, वही होता है आयनाइज, वही होता है आयनाइज। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरा कॉपर का था एनोड, मतलब कि ये मेरे जो एनायन थे वो वहां पे खींचे हुए जाएंगे लेकिन कोई डिस्चार्ज नहीं होगा। और डिस्चार्ज तो वो नहीं होगा, लेकिन जो कॉपर था ना मेटल, वही वहां पे अपना फॉर्म करता है आयन, मतलब कि एट एनोड क्या होगा, जो कॉपर का मेरा था इलेक्ट्रोड वही लूज करता है इलेक्ट्रॉन, और वो बनाएगा कॉपर 2 प्लस। समझे क्या क्या आया अंतर, बोलो तो। म- मतलब कि अगर अगर मान लो कि इन द प्लेस ऑफ कॉपर हम लेते निकल, तो बोथ OH माइनस एंड SO4 2 माइनस माइग्रेट टू एनोड, लेकिन कोई भी वहां पे डिस्चार्ज नहीं होगा, और वहां पे जो निकल था ना वो अपना आयन फॉर्म करता एनोड। मतलब कि इस केस में क्या होता है कि एनोड उस सॉल्यूशन में डिजोल्व होते जाता है, समझे, बोलो। और और यही मेथड हम लोग करेंगे यूज, एक अपनाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ये एक तुम्हारा मेथड होता है कि किसी भी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का कोटिंग करना है, तो हम लोग यही प्रोसेस यूज करते हैं जो मैंने अभी तुमको सिखाया, कि वो जो उसका हम बनाएंगे नोड, तो वहां से वो आयंस होगा, डिजोल्व होगा, फिर जाके वहां, तुम लोग समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये वाला तुम लोग याद रखना, ये अपना यूज में भी आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये जो एक्टिव वाला केस है वो वहां पे आएगा, ठीक है। बाकी तुम लोग को ये अंतर आए ना समझ में कैसे मेरे को करना है। अगर हमने लिया है इनर्ट वाला, तब तो अपने कोई चाप नहीं है, बस वो सीरीज देखना है और सीरीज देख के काम हो जाएगा। थोड़ा सा लफड़ा कब आएगा, जब हमको दिया रहे एक्टिव इलेक्ट्रोड, उसमें भी लफड़ा कुछ नहीं है, बस तुम लोग ध्यान रख लो कि कैथोड पे जैसा पहले होता था वैसा ही होगा, बस एनोड पे कोई भी आयन जाके डिस्चार्ज नहीं होगा। तो एनोड पे कोई आयन डिस्चार्ज नहीं होगा, और बदले में जिस भी मेटल का हमने वो एनोड बनाया था वही मेटल खुद अपना आयन फॉर्म करेगा। मतलब जो आपने अगर
एनोड बनाया था कॉपर का, तो वो एनोड जो आपका एनोड है वही सोल्यूशन में होगा डिजॉल्व, और वो आपका कॉपर आयन बनाएगा। बोलो ठीक है कहानी में ये? अगर ठीक है तो फिर हम लोग अब थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे। जल्दी से बोलो, सब लोग को ठीक है? हाँ हाँ हाँ। अब ये देखो, सबको ये बेसिक आइडिया होगा कि हमने क्यों मोल्टेन लिया है स्टेट, क्योंकि ये जो तुम्हारा सॉल्ट था वो जब अपने सॉलिड स्टेट में, जब जब ये अपने सॉलिड स्टेट में रहता है तो इसके आयंस मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, तो वो करेंट को कंडक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको हीट करते हैं तो अपने वो मोल्टेन स्टेट में आता है, फिर उसके आयंस को कुछ एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिलता है जिससे वो अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेता है, और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद वो फ्री हो जाता है मूव करने के लिए, तब वो करेंट को कंडक्ट करता है। तो तुमसे अगर कोई पूछे रीजन कि वाई हम लोग यहाँ पे सॉलिड PbBr2 क्यों नहीं लिए हैं, तो तुम लोग यही लिखना रीजन, ठीक है? बोलो ठीक है ना कहानी? ओके। तो हम लोग मोल्टेन लेंगे, और मोल्टेन लेने के अलावा जो हम लोग ले रहे हैं इस बार इनर्ट, हम लोग लेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड। और इस केस में हम लेंगे ग्रेफाइट का, हम लोग प्लेटिनम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेंगे वो मैं तुमको आगे बताऊंगा। मतलब कि हम नहीं लेना चाहते हैं, तुम अगर लो, ये तुम अगर बनाओ तो ग्रेफाइट वाला, वो तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है? इसका सेटअप देख लो। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं एक कंटेनर, और ये कंटेनर तुम्हारा सिलिका क्रूसिबल से बना होता है, क्योंकि सिलिका का तुम्हारा वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सह सकता है, क्योंकि हमको यहाँ पे सॉल्ट को हीट करना पड़ता है लगभग 380 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमको ऐसा कंटेनर चाहिए जो कि उतना टेम्परेचर को विथस्टैंड कर पाए। और उसके अलावा जो ये सिलिका जो होता है वो तुम्हारा करेंट के लिए नॉन कंडक्टिंग भी होता है, तो अपना जो और अच्छा हो जाता है भाई कि हमको बाहर से टच उच करने पे अपने कोई झटका नहीं लगेगा, तो इसलिए हम लोग करते हैं इसको, करते हैं प्रीफर। तो ये हुआ अपना कंटेनर, इसमें हम लेंगे PbBr2, ये अपना रहेगा PbBr2। ये क्या है? ये आपका है इलेक्ट्रोलाइट, यही है ना? ये आपका है इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको इसको हीट करना पड़ेगा, तो नीचे से हम लोग इसको हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर। इसको हम लोग हीट करेंगे, ओके। उसके बाद हम लेंगे दो आपके कैथोड और एनोड। ये आपका मान लो यहाँ पे मैंने एक लिया है, यहाँ पे मैंने एक लिया। ये आपका कैथोड हमने बनाया है, ये हमने बनाया है एनोड। और बाहर से हम सेल ले लेंगे, और सेल का जो निगेटिव वाला होगा टर्मिनल वो रहेगा कैथोड के साथ, और जो आपका पॉजिटिव होगा वो होगा एनोड के साथ। और ये आप जोड़ दो यहाँ पे माइनस और ये प्लस। तो ये हो गया है आपका सेटअप, ठीक है? ये हो गया अपना सेटअप। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो जो मेरा PbBr2 था वो आपका हो जाएगा इन, अच्छा यहाँ पे आप कैपिटल यूज करो क्योंकि लेड में भी हम लोग स्मॉल लेते हैं, यहाँ बी कैपिटल बी यूज करो, आपका हो जाएगा कैपिटल BR2, ओके। अब जब हम यहाँ पे हीट करेंगे तो क्या होगा कि मेरा जो सॉलिड वाला था सॉल्ट वो बनेगा मोल्टेन, और मोल्टेन में बनने के बाद वो ब्रेक हो जाएगा, अपने आयंस में ब्रेक होगा। और आयंस में वो ब्रेक होगा Pb पे 2 प्लस पे एंड Br पे माइनस पे। पक्का ना बोलो? अब जब हम करंट भेजेंगे तो ये तुम्हारा आयंस यहाँ पे माइग्रेट भी होगा। अब चलो देखते हैं, बस ये कहानी अपना हो गया सेटअप वाला। अब आते हैं अपने मेन काम पे, तो देखते हैं डिसोसिएशन कैसे होगा इसका। तो आपका कैसे होगा बोलो? PbBr2 अपने मोल्टेन स्टेट में ये होगा ब्रेक इन Pb 2 प्लस प्लस Br पे माइनस। पक्का ना? देखो ये इसका हो गया है डिसोसिएशन। ये अपना मतलब यहाँ पे ये मेरा बना हुआ है केटायन, और ये मेरा बना हुआ है एनायन। अब देखो तो यहाँ पे मेरा एक ही केटायन है और मेरा एक ही एनायन भी है, तो अपने को सीरीज वाला भी नहीं चेक करना होगा कि कौन पहले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही केटायन है और एक ही एनायन है, तो इसमें कोई कष्ट ही नहीं है अपने को। चलो आगे देखते हैं। अब सबको पता है क्या कि केटायन माइग्रेट्स टू कैथोड एंड एनायन माइग्रेट्स टू एनोड। तो हम लिखेंगे कि एट कैथोड, एट कैथोड मतलब, या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि रिएक्शन एट कैथोड। तो कौन जाएगा? देखो ये जो केटायन था वो जाएगा कैथोड पे, तो Pb2 प्लस गया है कैथोड पे, और यहां से ये गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर ये लेड मेटल में चेंज हो जाएगा। ये होगा तुम्हारा कन्वर्ट इनटू लेड मेटल। मतलब कि एट कैथोड क्या होगा? मेटल डिपोजिट होगा। क्या होगा? मेटल होगा डिपोजिट।
समझे ना? एट कैथोड तुम्हारा ये जो मेटल था, लेड का मेटल जाके हो जाएगा डिपोजिट। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया एट कैथोड। और देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है रिडक्शन। तो याद रखना कि कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो ये तुम्हारा हो गया है रिडक्शन। अब आते हैं एट एनोड। एट एनोड तो वहां कौन जाएगा, वहां पे आपका जाएगा ये बी आर माइनस। तो टू बी आर माइनस, ये वहां पे लूज करेगा। ये वहां पे चाहे इसको अच्छा ये होता है, आप एक लिखो बी आर माइनस। ये आपका गया वहां पे बी आर, एंड एक लूज किया इलेक्ट्रॉन। फिर बी आर प्लस बी आर, ये आपका बनाएगा ब्रोमीन, बी आर टू। तो यहाँ पे ये आपका फॉर्म होता है, मतलब कि एट एनोड मेरा फॉर्म होने वाला है ब्रोमीन। और मेरा एट कैथोड क्या फॉर्म होता है, वहां पर तुम्हारा फॉर्म होता है लेड का मेटल होता है डिपोजिट। तो अब मान लो कि हम चाहें लिखना कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, तो लिखेंगे हम लोग कि एट कैथोड क्या फॉर्म हुआ है, तो लिखेंगे ग्रेस कलर लेड मेटल डिपोजिट। ये लेड मेटल तुम्हारा जाके वहां पे हो जाएगा डिपोजिट। और यहाँ क्या फॉर्म होगा तुम्हारा एनोड पे, तो रेडिश ब्राउन कलर का, हाँ रेडिश ब्राउन वेपर ऑफ ब्रोमीन इज सीन टू इवॉल्व। वहां पे क्या होता है, हमको रेडिश ब्राउन कलर का वेपर वहां से निकलता हुआ दिखता है, तो क्या होता है, वो तुम्हारा होता है वेपर ऑफ ब्रोमीन। सबको ये याद रहेगा ना? बोलो तो जल्दी से, बोलो, अरे बोलो। हाँ तो हो गया, ये बस हो गया, तो इसमें इतना ही है। अबे ओ सॉरी सॉरी, माफ करना मेरे को यार। ठीक है, तो बस इतना ही था इसमें, मतलब कि कैसे अपने को करना है मोल्टेन पीबी बी आर टू का इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बस तुम लोग को याद क्या करना है कि रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड, और कैथोड और एनोड पे क्या फॉर्म हो रहा है, बस इतना ही तुमको ध्यान रखना था। अब देखो एक सवाल यहाँ पे आ सकता है कि हमने यहाँ पे ग्रेफाइट ही यूज क्यों किया, हम लोग यहाँ पे प्लेटिनम हमने क्यों यूज किया, क्योंकि क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि वो भी क्या होता है, प्लेटिनम भी तुम्हारा इनर्ट ही होता है, फिर भी हम लोग यहाँ पे उसका यूज नहीं करते हैं। तो उसका रीजन ये होता है ना कि हो सकता है कि जो आपका यहाँ पे ब्रोमीन फॉर्म हुआ था एनोड पे, वो प्लेटिनम से रिएक्ट करके कुछ अफेक्ट डाल दे। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो तुम्हारा ये ब्रोमीन के वेपर से रिएक्ट नहीं कर पाता है, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे ग्रेफाइट करते हैं प्रीफर। तुम लोग इसको याद रखना कि हम लोग वी प्रिफर्ड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड। याद रहेगा? बोलो जल्दी से। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पे हम लोग एसिडिफाइड वाटर क्यों ले रहे हैं, हम लोग डिस्टिल वाटर क्यों नहीं लेते? तो डिस्टिल वाटर तुम्हारा होता है एकदम बहुत कम, या फिर वो होता है नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो उस वाटर के कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग उसमें एसिड मिलाते हैं ताकि वो कंडक्ट कर पाए इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो प्रोसेस है आपका वाटर का, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से आपको प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल सकता है। ये आपका लैब में अगर आप इसे करोगे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, से यहाँ से आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्योर फॉर्म में मिलता है। और हो सकता है कि इन फ्यूचर जब हम लोग मार्स पे जाएं तो वहाँ पे सरवाइव करने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, और जो वहाँ पे हमारे स्पेसशिप होंगे तो उनके फ्यूल्स के लिए हमको हाइड्रोजन भी चाहिए होता है और ऑक्सीजन भी चाहिए होता है एज अ ऑक्सीडेंट। तो हो सकता है कि जो मार्स के सरफेस के अंदर वाटर आइस के फॉर्म में है, तो वहां से हम लोग उसको वाटर बना के उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बना पाए तो वहां पे हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। हालांकि ये तो फ्यूचर की बात है, लेकिन फिलहाल तुम ये जान लो कि वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ला सकते हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है तो वो तुम लोग को सब उसका आइडिया है बहुत अच्छे से। चलो अब हम लोग काम की बात पे आते हैं। तो हमने इसमें मिलाया है वाटर, तो वहां पे H2O भी होने वाला है और वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड भी होने वाला है। तो एक बार हम बात करते हैं कि कैसे ये ब्रेक होने वाला है और क्या क्या आयंस फॉर्म होने वाले हैं। सबसे पहले तुमको वही कहानी करना होगा, तो चलो ब्रेक करते हैं। तो हम लोग करते हैं इनका आयोनाइजेशन। देखो मैंने पहले केस में लिखा था डिसोसिएशन, क्योंकि वहां पे पहले से आयंस थे। यहाँ पे हमने लिखा है आयनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे पहले से आयंस नहीं होते हैं, आयंस ब्रेक होते हैं। आयनाइजेशन।
चलो देखा जाए, तो वाटर किस में होगा ब्रेक आपका? वाटर होगा आपका इन, होगा आयोनाइज इन H प्लस और OH माइनस में। और ये आपका होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो होगा इन, इसको लिखो 2H प्लस और ये आपका सल्फेट आयन। ठीक है। अच्छा एक बात और, ये जो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, यहाँ पे हम लेने वाले हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। जब तक आपको मेंशन नहीं किया रहा है तो मतलब इनर्ट, हम लोग इनर्ट ही ले रहे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। और इस केस में हम लेंगे प्लेटिनम। वो क्यों लेते हैं मैं तुमको बताऊंगा आगे। इस केस में हम लोग ग्रेफाइट नहीं लेते हैं। अच्छा मैं तुमको बोल दे रहा हूँ क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि आपका जो ग्रेफाइट है तो वो तो रहेगा कार्बन, और यहाँ पे एक आपका ऑक्सीजन भी फॉर्म होता है एनोड पे। देखना यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीजन फॉर्म होने वाला है, तो अगर आपका कार्बन रहे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है, तो वो रिएक्ट ना करे इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लेटिनम लेते हैं, हम लोग ग्रेफाइट नहीं लेते हैं। तो दोनों का रीजन तुमको मैंने पहले वाले केस का ही बता दिया और इसका भी मैंने तुमको रीजन बता दिया, तो इसको याद रखना क्योंकि ये सब क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। अब देखो तो ये तो मेरा हो गया है आयोनाइजेशन। अब देखते हैं कि मेरे इस सॉल्यूशन में क्या क्या आयंस आने वाला है। तो बोलो क्या आएगा? H प्लस आएगा, OH माइनस आएगा और सल्फेट आयन। ये तीन आयंस थे। अब इस तीन आयंस में से चलो बात करते हैं एनोड और कैथोड का। तो पहले लिखते हैं हम लोग एट कैथोड। तो वहां कौन जाता है? वहां पे जाता है केटायन, और यहाँ पे कैथोड एक ही है, सॉरी केटायन एक ही है आपका H प्लस। तो H प्लस जाएगा केटायन पे और ये डिस्चार्ज भी होगा, वहां पे गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। फिर ये हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये आपका बनाएगा H2। मतलब क्या बोलेंगे कि एट कैथोड आपका हाइड्रोजन गैस बनने वाला है। क्या बनने वाला है? हाइड्रोजन गैस। तो ये हुआ आपका कैथोड का प्रोडक्ट, और ये आपको प्योर फॉर्म में मिलता है। ये आपका हो गया है कैथोड पे आपका बनने वाला है हाइड्रोजन गैस। अब चेक करते हैं कि क्या होने वाला है एनोड पे। तो लिखेंगे हम लोग कि बोथ OH माइनस एंड SO4 पे दो माइनस माइग्रेट्स टू एनोड, यही ना? दोनों माइग्रेट होके एनोड पे जाएंगे, लेकिन वहां पे कौन होगा डिस्चार्ज? बोलो तो, बोलो कौन सा? हाँ वहां पे, हाँ 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 हाँ। तो दोनों यहाँ पे दोनों जाएंगे माइग्रेट होके, लेकिन डिस्चार्ज होने वाला है तुम्हारा OH माइनस। तो लिखेंगे OH माइनस, ये लूज करेगा वन इलेक्ट्रॉन, तो ये तुम्हारा बनाएगा OH प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये OH और OH मिलेगा तो बनाएगा H2O प्लस O, फिर O और O मिलेगा तो बनाएगा वहां से ऑक्सीजन गैस। मतलब कि हम बोलते हैं कि आपका एनोड पे फॉर्म होने वाला है ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे तो लिखेंगे, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन गैस फॉर्म होने वाला होता है, और ये आपका फॉर्म होगा एनोड पे। तो एनोड पे आपका फॉर्म होने वाला है ऑक्सीजन गैस। देखो तुमको काफी सारे बुक में ना इस वाले, ये जो तुम्हारा था जो रिएक्शन, उसको एक साथ ही ऐसे भी लिखा रहता है कि 4OH माइनस ये लूज करेगा, फिर ये बनाएगा तुम्हारा 4, कुछ ऐसा रहेगा तुम्हारा 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, एंड फिर रहेगा 2OH प्लस 2OH, वहां से आ जाएगा तुम्हारा 2H2O प्लस O2। तो ये तुम्हारे बहुत सारे बुक में तुमको ये पूरा वाला रिएक्शन ऐसे भी लिखा रहता है, तो इसमें कोई चाप की बात है नहीं। मतलब कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए मेरे को हाइड्रोक्सिल का 4 आयन चाहिए। सिंपल सी कहानी ये है कि 4 वो हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनने वाला है। तो उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में, और यहाँ पे मैंने वहां पे स्टेप स्टेप वाइज दिखाया था। देखो यहाँ पे ये आपका बना था O, तो एक O बना है कितने से? 2 OH से, तो एक और O के लिए आपको चाहिए 2 और OH। तो बेसिकली 4 OH मिलके ही आपका बनाने वाले हैं एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो सिंपल सी कहानी ये है कि आपका कैथोड पे बनने वाला है हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे आपका बनने वाला है ऑक्सीजन गैस, और दोनों ही पूरे प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। बोलो ये ठीक है ना कहानी, कि कुछ डाउट है इसमें? इसमें तुम लोग एक बात और याद रखना
कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, इसका रेशियो होता है 2:1। इसका रेशियो होता है 2:1। मतलब कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन फॉर्म होता है ना, वो वॉल्यूम में डबल होता है। वो वॉल्यूम में डबल होता है किसके? ऑक्सीजन के। कैसे होता है तुम वो भी समझ सकते हो, देखो ध्यान से, कि हमको ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए हमने चार लिया था हमने हाइड्रोक्सिल आयन। मतलब कि जब 4 हाइड्रोक्सिल आयन डिस्चार्ज होगा तब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनने वाला है। मतलब कि वहां पे हम देख रहे हैं क्या, कि वहां से 4 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है। हाइड्रोक्सिल आयन ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया है एनोड पे। तो अगर एनोड पे 4 आपका इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा तो कैथोड पे 4 गेन भी होना पड़ेगा। जितना आपका लूज होता है एनोड पे उतना ही गेन होता है कैथोड पे भी। तो ध्यान से देखो कि एक हाइड्रोजन को फॉर्म करने के लिए, हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होने के लिए हमको 2 हाइड्रोजन का एलिमेंट, सॉरी, आपको 2 हाइड्रोजन का एटम चाहिए था। मतलब कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए किसके लिए? एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन हमने क्या देखा कि एक ऑक्सीजन के लिए हमको 4 चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कि जब वहां पे जब तक एक ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तब तक यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया होगा। समझे ना? क्योंकि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के लिए हमको चाहिए ओनली ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के लिए हमको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका 4 में 1, तो उसका 4 में 2 बन जाएगा तब तक। समझे? तो इसलिए हमने लिखा कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो फॉर्म होता है वो होता है 2:1 रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। बोलो तो ये कहानी ठीक है कि नहीं ठीक है, जल्दी बोलो। देखो तो नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं करने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट और विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड। और उसमें भी हमने लिया है प्लेटिनम का। हमने यहाँ पे ग्रेफाइट नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया वो तुमको अभी कुछ देर बाद समझ में आ जाएगा। तो वो तुमको खुद समझ में आ जाएगा, तो इसलिए मैं तुमको नहीं बता रहा हूँ। फिलहाल हमने बोला है कि हमने यहाँ पे लिया है प्लेटिनम का, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है, रिएक्शंस वगैरह और क्या क्या आयंस बनने वाले हैं। तो एक्वस कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना। तो पहले तो इसमें कॉपर सल्फेट को चलो ब्रेक कराते हैं। तो कॉपर सल्फेट ब्रेक करेगा तो बनाएगा कॉपर आयन, साथ में सल्फेट आयन। और जो आपका एक्वस था तो इसमें वाटर भी रहा होगा, तो वाटर आपका होगा ब्रेक इन H प्लस में और OH माइनस में। तो अब देखते हैं कि इसमें आयंस क्या क्या है। तो आयंस में मेरे पास है कॉपर आयन, हाइड्रोजन आयन, सल्फेट आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। मेरे पास ये 4 आयंस थे। अब देखते हैं, चलो बात करते हैं कैथोड और एनोड का। तो सबसे पहले देखते हैं एट कैथोड। तो अभी हमने फिलहाल क्या लिया है? हमने फिलहाल लिया है इनर्ट वाला अपना है इलेक्ट्रोड। तो केवल जो वो जो सीरीज में जो पोजीशन था उसी से अपना काम होने वाला है, कोई तकलीफ हमें नहीं होगा। तो एट कैथोड तो देखो क्या बोलेंगे हम लोग कि बोथ कॉपर एंड हाइड्रोजन आयन माइग्रेट्स टू कैथोड। दोनों माइग्रेट होके तो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन वहां पे डिस्चार्ज होगा। तो कौन होगा डिस्चार्ज, बोलो तो कॉपर आयन डिस्चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो हाइड्रोजन से नीचे होता है, पक्का ना? हाँ। तो कॉपर होगा डिस्चार्ज, तो कॉपर 2+, ये गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपका फॉर्म होगा कॉपर मेटल। क्या फॉर्म होने वाला है आपका? कॉपर मेटल। मतलब हम लोग बोलेंगे, हाँ, कॉपर मेटल डिपोजिटेड कैथोड। यही ना, कॉपर मेटल डिपॉजिट एट कैथोड। और यही यहाँ का हो जाएगा क्या, यही आपका होने वाला है यहाँ का प्रोडक्ट एट कैथोड। अब बात करते हैं एनोड का। अच्छा तुम लोग एक बात याद रखना, कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे होता है रिडक्शन हमेशा। तो वो मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ तुम लोग, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो अब मैं आता हूँ एनोड पे। तो क्या होगा कि बोथ सल्फेट आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन माइग्रेट्स टू एनोड। लेकिन वहां पे कौन होगा डिस्चार्ज, बोलो? OH माइनस होगा डिस्चार्ज, क्योंकि वो नीचे था सीरीज में। तो देखो फिर से आ गया है OH माइनस। तो आप चाहो तो एक साथ चार चार OH को भी लेके काम कर सकते हो। क्योंकि आपको अगर OH माइनस, सुनो, अगर OH माइनस डिस्चार्ज हो रहा है तो मतलब पक्का आपको फॉर्म होने वाला है ऑक्सीजन गैस।
और ऑक्सीजन गैस के लिए आपको है ना यार कि 4 OH हमको चाहिए था, तो आप चाहो तो एक साथ भी उसको लिख सकते हो कि 4 OH-, ये लूज करेगा 4 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें से 2 OH, 2 OH, ये आपका बनाएगा H2O प्लस ऑक्सीजन गैस। समझे? तो ये आपका हो गया, ये रिएक्शन एट एनोड। और क्या फॉर्म हुआ है वहां से, वहां पे फॉर्म हुआ है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज प्रोडक्ट, ऑक्सीजन गैस ले लो, इज प्रोडक्ट एट एनोड। अब तुमको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने यूज नहीं किया है ग्रेफाइट। बोलो तो, बोलो। हाँ शायद मतलब क्या होता है रे, हाँ वो कार्बन से कर जाएगा रिएक्ट और वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसलिए हमने वहां पे कार्बन नहीं लिया है, मतलब कि वहां पे हमने ग्रेफाइट नहीं लिया है। समझे ना? याद रहेगा। तो ये कब हुआ? हाँ ये कब हुआ कि जब हमने कराया है एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस विथ प्लेटिनम। तो कैथोड पे आपका फॉर्म हुआ है कॉपर मेटल एज अ प्रोडक्ट, वो जाके वहां डिपोजिट हो जाएगा। और एनोड पे ऑक्सीजन गैस होगा इवॉल्व एज अ प्रोडक्ट। तो ये सब तुम लोग बातें याद रखना। अब मेरा एक सवाल है कि बताओ, हमको पता है कि एक्वस कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, सबको याद है ना? बोलो। तो एक्वस कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। अब तुम लोग मेरे को एक बार बताओ कि जैसे जैसे ये अपना जो रिएक्शन था वो बीतता जाएगा, मतलब समय जैसे जैसे बीतता जाएगा, जैसे जैसे कॉपर मेटल कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा, वैसे वैसे क्या इस कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन का कलर चेंज करेगा कि वो ब्लू ही रह जाएगा? बताओ मेरे को। सॉल्यूशन का कलर चेंज करेगा। हाँ। अच्छा, हाँ, बाकी लोग सोच के बताओ तो। अब तू चुप हो जा। बाकी लोग सोच के बताओ कि उस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अभी भी ब्लू ही रहेगा या वो चेंज करेगा, और चेंज करेगा तो क्या होता जाएगा, बोलो तो। उसका हाँ हाँ, उसका कलर धीरे धीरे वो डार्क ब्लू से तुम्हारा हल्का ब्लू होते होते बाद में वो पूरा कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो कॉपर सल्फेट एक्वस कॉपर सल्फेट का कलर आता है वो आता है ड्यू टू कॉपर 2 प्लस। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा कॉपर 2 प्लस आयन डिस्चार्ज होके तुम्हारा कैथोड पे डिपॉजिट होते जा रहा है, मतलब कि सॉल्यूशन में कॉपर आयन का कंसंट्रेशन घटता जाएगा। तो अगर कॉपर आयन का कंसंट्रेशन घटता जा रहा है मतलब कि उससे सॉल्यूशन का कलर जो था वो तुम्हारा घटता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब पूरा सॉल्यूशन तुम्हारा कलरलेस हो जाएगा। ठीक है? याद रहेगा। चलो तो ये अपना लास्ट वाला है इसका एग्जाम्पल, जिसमें हमने लिया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। मतलब कि हमने इस बार लिया है एक्टिव वाला, लास्ट केस में हमने लिया था इनर्ट, इस बार हमने लिया है एक्टिव। तो चलो देखते हैं क्या क्या होने वाला है। तो सबसे जो पहले तो हम लोग लिखते हैं कि कैसे ये आयंस फॉर्म होने वाला है। तो जो कॉपर सल्फेट जो था तुम्हारा वो होगा ब्रेक फिर से वही कॉपर आयन में एंड सल्फेट आयन में, साथ साथ इसमें वाटर भी था। तो वो तुम्हारा होगा ब्रेक H+ में और OH- में। तो आयंस क्या मिल रहा है हमको? आयंस में मिल रहा है कॉपर आयन, हाइड्रोजन आयन, सल्फेट आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। देखो यहाँ तक तो सेम ही चीज है, जो हमने लास्ट केस में किया था वही यहाँ पे भी हो रहा है। अब बात करते हैं हम लोग कैथोड का। तो तुमको अगर याद हो तो हमने कहा था कि आपने अगर एक्टिव भी लिया है आपका इलेक्ट्रोड तो कैथोड वाला रिएक्शन चेंज नहीं करता है। कैथोड पे जैसे पहले होता था अभी भी वैसे ही होगा। मतलब कि बोथ कॉपर आयन एंड हाइड्रोजन आयन विल माइग्रेट टू कैथोड, बट कॉपर आयन विल डिस्चार्ज एट कैथोड, क्योंकि वो सीरीज में नीचे था। तो सिंपल सी कहानी क्या होगा कि कॉपर 2 प्लस गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर मेटल फिर से तुम्हारा फॉर्म होने वाला है। मतलब कैथोड पे क्या बनेगा? कॉपर मेटल डिपोजिटेड एट कैथोड। तो ये तुम्हारा हो जाएगा वहां का, ये अपना हुआ वहां कैथोड का प्रोडक्ट। अब बात करते हैं एनोड पे। तो मैंने तुमको क्या बोला था कि दोनों जो केटायंस
सॉरी, दोनों जो एनायंस थे वो माइग्रेट होके एनोड पे जाते हैं, लेकिन इस केस में कोई भी डिस्चार्ज नहीं होता है। ये बस इतना ही अंतर होता है कब, जब आप बनाते हो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, तो आपका एनोड पे बस चेंज होता है, और एनोड पे कोई भी एनायन इस बार डिस्चार्ज नहीं होने वाला है। तो लिखेंगे हम लोग क्या, कि बोथ सल्फेट आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन माइग्रेट्स टू एनोड, but none of them will get discharge। कोई भी वहां पे डिस्चार्ज नहीं होने वाला है। तो वहां पे होता क्या है कि वो जो मेरा हमने जो कॉपर का बनाया था एनोड, वही उसमें होता है डिजोल्व, इट गेट्स डिजोल्व इन सॉल्यूशन, वो खुद उसमें घुलता जाएगा। मतलब कि वहां पे क्या होने वाला है आपका, बोलो तो लिखेंगे हम लोग कि ये था रिएक्शन एट, देखो ये था रिएक्शन एट कैथोड, अब लिखेंगे हम लोग रिएक्शन एट एनोड। तो कोई तो वहां पे डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है वहां पे, कि कॉपर जो था वो तुम्हारा फॉर्म हो रहा है कॉपर 2+ आयन में। समझे कि नहीं समझे, मतलब वहां पे क्या होगा कि एट एनोड कोई भी एनायन इस बार डिस्चार्ज नहीं होगा, हालांकि वो जो कॉपर का आपका एनोड था वही इस सॉल्यूशन में घुलता जाता है, मतलब कि वो कॉपर आयन वहां से बनाते जाता है। तो कॉपर 2+ आपका यहाँ से फॉर्म होगा एट एनोड। अब हमसे पूछता है कि व्हाट इज प्रोडक्ट एट एनोड, तो आप लिख रहा नील, क्या लिखोगे आप लोग, नील, वहां पे कोई भी आपका फॉर्म नहीं हुआ है, आपका कोई भी वहां पर जाके डिस्चार्ज नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ आप लिखना यहाँ पे इन ब्रैकेट, कॉपर एनोड फॉर्म्स कॉपर 2+ आयन। बस इतना तुम लिख देना, मतलब कि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जब हम लोग एक्वस कॉपर सल्फेट का कराते हैं, या जब हम उसका कराएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग कॉपर का आपका इलेक्ट्रोड, तो कैथोड पे क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, और एनोड पे क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, विथ रिएक्शन आपको लिखना है। तो यहाँ तो आप सिंपल ये लिखोगे रिएक्शन पे कि कॉपर 2+ वो गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, वहां पे कॉपर मेटल होगा डिपोजिट एट एनोड, आप ये लिखना रिएक्शन में। और जहां पे आपको लिखना होगा क्या, जहां पे आपको लिखना होगा प्रोडक्ट, वहां आप लिखना नील, और यहाँ लिखना इन ब्रैकेट की कॉपर एनोड फॉर्म्स कॉपर 2+ आयन। बस इतना से आपका आंसर सही हो जाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि क्या इस केस में वो जो कॉपर सल्फेट का मेरा कलर था ब्लू, वो इस बार फिर से कलरलेस होने वाला है, कि वो ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा, सोचो तो। अरे नहीं, देख सुन, देख इधर, देख क्या हुआ कि यहाँ पे कैथोड पे मेरा एक एक कॉपर आयन डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, और वो बना दिया है कॉपर मेटल। अब जैसे ही कॉपर आयन एक डिस्चार्ज हो रहा है, साथ साथ एक और कॉपर आयन मेरा सॉल्यूशन में आ जा रहा है, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन सॉल्यूशन में मेरा बना रहेगा। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन बना रहेगा, मतलब कि उसका ब्लू कलर बना रहेगा, समझी। तो इस केस में उसका कलर रिमेन्स ब्लू, रिमेन्स ब्लू, यहाँ पे वो कलरलेस नहीं होगा। तो ये तुम्हारा हो गया, हमने सीख लिया जो भी तुम्हारे सिलेबस में था, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ हमने सीख लिया है। बस अब तुमको इसका एक यूज सीखना है, और यूज भी ऐसा ही होगा जो अभी हमने जो किया है केस ना, ये वाला कॉपर सल्फेट का यूजिंग कॉपर वाला इलेक्ट्रोड, ऐसा ही हम लोग इसका करेंगे यूज में भी। तो बस तुम लोग ये ध्यान रखना, तो वो भी अपना हो जाएगा, तो हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे। आज का क्लास यही खत्म होता है। तुम लोग एक बार इसको देख लेना कैसे कैसे क्या हो रहा है, बस क्वेश्चन यहाँ से सिंपल ही आता है। तुमसे सवाल सिर्फ ये आएगा कि हमने एक्वस कॉपर सल्फेट का कराया है, हमने कराया उसका इलेक्ट्रोलाइसिस, और आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हमने क्या लिया है, हमने प्लेटिनम का लिया है इलेक्ट्रोड, या फिर हमने लिया है कॉपर का, तो उस हिसाब से क्या होने वाला है रिएक्शन, और क्या फॉर्म होगा आपका वहां पे कैथोड पे और एनोड पे, प्रोडक्ट वही पूछता है बस, और वही 3-4 नंबर का आता है। बोलो।